स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित यह अगला प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग जो सक्षमता परीक्षा के भाग 2 में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे, जीके जीएस से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, ताकि हमारा परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं। आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहला नंबर प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न है वह है भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। यानी जब हम लोग पृथ्वी को पढ़ते हैं, पृथ्वी की संरचना के बारे में, तो जो 0 डिग्री का अक्षांश है ये विषुववृत्त कहलाता है, और उससे ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और उससे नीचे का हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और भारत की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन, लंबा दिन पूछा जा रहा है तो वह 22 दिसंबर का होगा, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ये याद रखेंगे हम लोग। तो भारत चूँकि उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम लोग के यहाँ 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और 22 ये दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और हम लोग के इधर 21 जून को जो है वो सबसे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तथा 23 सितंबर और 21 मार्च की जो तिथि है, यहाँ दिन और रात दोनों गोलार्ध में समान रूप से होते हैं, और इस तिथि को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर सीधी पड़ती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। अभी ये प्रश्न हम लोग पीछे इस पर चर्चा किए हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, तो इस पर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। बाकी जो है ये 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। लाल रंग जो ग्रह दिखाई देता है वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, या फिर वरुण ग्रह है। इनमें से कौन सा ग्रह है जो लाल रंग का दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न के लिए, वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का ग्रह दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। सौर मंडल के जितने भी उपग्रह हैं उनमें से जो सबसे छोटा उपग्रह है वह फोबोस है, डिमोस है, लेडा है, या फिर फार्डेलिया है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है यह डिमोस है। और यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह मंगल ग्रह का उपग्रह है, जो कि सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं उसका सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ग्रह और उपग्रह को याद रखेंगे हम लोग, यहाँ ग्रह पूछा जा रहा है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वह है बृहस्पति। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसी ग्रह का जो उपग्रह है गैनीमेड, वह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह के रूप में जाना जाता है। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का ही उपग्रह है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, तथा यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होंगे। अतः हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उसको खादर के नाम से जानते हैं, या बांगड़ के नाम से, या फिर कल्लर या रेगुड़। तो जो नवीन जलोढ़ है, जलोढ़ 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक नवीन जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ को जो है वो खादर कहा जाता है, और पुराने जलोढ़ को जो है वो बांगड़ के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ खादर, पुराना जलोढ़ बांगड़, और काली मिट्टी को जो है वो रेगुड़ मृदा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कौन सी मिट्टी में जो है खेती करने के लिए सिंचाई करने की आवश्यकता
नहीं होती है। तो यह जो प्रश्न है 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि काली मिट्टी में जो है वो सिंचाई करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी बी ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट आंसर है। और काली मिट्टी को ही जो है रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें कपास की खेती के लिए यह मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी है, यानी जिसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है वह है ये भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य। इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक उत्पादक रही है, यानी सबसे सफल रहा है। तो हरित क्रांति का जो है ये जो सबसे अधिक सफल हरित क्रांति रहा है वो गेहूं और चावल के उत्पादन को लेकर के रहा है। हरित क्रांति में मुख्य रूप से जो है वो गेहूं का नाम आता है कि गेहूं के उत्पादन की वृद्धि के लिए हरित क्रांति लाया गया था। हरित क्रांति के जो जनक हैं, जिन्होंने हरित क्रांति को जो ये किया है लाने का काम किया भारत में, वो MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाएंगे, तो इसके जनक के रूप में जो है वो MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं, और ये 1967-68 के करीब जो है भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में रेशम उत्पादन के लिए जो सबसे अग्रणी राज्य में जाना जाता है वह है कर्नाटक राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और बिहार की अगर बात करें रेशम उत्पादन में, तो बिहार का जो है ये हमारा भागलपुर जिला जो है वो रेशम उत्पादन के रूप में अग्रणी जिलों में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11 हमारे स्क्रीन पर कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इनका और इन्हीं की मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की जगह पर मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध साम्राज्य में। तो इनके अन्य नाम जो है वो इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम के से जाना जाता है वो है कौटिल्य के नाम से। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, यानी मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा का प्रचलन हो रहा था उस मुद्रा को किस नाम से जानते थे। तो मौर्य साम्राज्य में जैसे अभी रुपया चल रहा है, मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चल रहा था उसका नाम था पन्न, यानी 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि पन्न जो है वो मौर्य साम्राज्य की मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के शासक नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि मगध साम्राज्य के शासकों की, तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले जो शासन किया है वह हर्यक वंश, उसके संस्थापक के रूप में बिंबिसार का नाम आता है। हर्यक वंश के बाद जो है मौर्य वंश पर शासन किया है शिशुनाग वंश, फिर जो है ये नंद वंश, और उसके बाद चौथा वंश जो है वह है मौर्य वंश। ये मगध साम्राज्य के चौथा वंश है। तो इस वंश में जो है वो शासक हुए हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी स्थापना किए हैं। उसके बाद शासक बने उनके पुत्र बिंदुसार, उसके बाद जो है शासक बने अशोक, और अजात शत्रु जो है यह शासक है हर्यक वंश के। अर्थात 13वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह अश्वघोष हैं, विशाखदत्त या कालिदास या फिर भास हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह हैं विशाखदत्त, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा 14वां नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 15 कि नंद वंश के पश्चात जो है वह मगध पर किस राजवंश का शासन किया। तो नंद वंश का जो शासन हुआ मगध पर वो हर्यक के बाद शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद जो है महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। और नंद वंश के अंतिम शासक बृहदत्त जाने जाते हैं। बृहदत्त को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य को ये स्थापना करने में मौर्य साम्राज्य की मदद किए थे कौटिल्य के द्वारा, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के
प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यानी जिस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वह कौन सा स्रोत है? वह दिव्यदान है, या फिर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, या फिर मेगास्थनीज द्वारा रचित उनकी पुस्तक इंडिका है, या फिर अशोक का शिलालेख है। तो ये पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जो हमें बेहतरीन जानकारी देती है वह मेगास्थनीज द्वारा रचित उनकी पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज जो है वह यूनानी शासक ये का डायमेकस का जो है ये दूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी यूनान का शासक का यह राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की मेगास्थनीज ने, जिसमें इन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वही कौटिल्य जिनको अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उनकी मदद की और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियां पर आधारित है, न कि आर्थिक जीवन या सामाजिक जीवन या फिर धार्मिक जीवन पर। ये जो है उस शासन के राजनीतिक नीतियों पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के जो गुरु हैं वो रामानुज हैं, या फिर रामानंद हैं, या वल्लभाचार्य हैं, या नामदेव हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा 18 नंबर प्रश्न का कि कबीर के जो गुरु के रूप में नाम आता है वह है ऑप्शन नंबर बी कि रामानंद जी का नाम आता है कबीर के गुरु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? यानी गुरु नानक जी ने जो धर्मोपदेश दिए हैं उनका धर्मोपदेश क्या था? ये मानव बंधुत्व का था, या फिर सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने के लिए था, या धर्म के रूप में सिखत्व का स्थापना करना था, या सिख की एकता की बात करनी थी? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये गुरु नानक का जो धर्मोपदेश है वो मानव का बंधुत्व का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किए थे? कौन से युद्ध जीतने के बाद जो है शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20वां नंबर प्रश्न के लिए वह होगा ऑप्शन नंबर ए कि कन्नौज या फिर बिलग्राम जो है युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। यह आमरण अनशन गांधी जी के द्वारा क्यों शुरू किया गया था? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि जो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है वह एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, जिसके तहत जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, और इसी के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये यरवदा जेल में ही ये करना किए थे, ये क्या बोलते हैं कि आमरण अनशन शुरू किए थे। और फिर 1932 में यरवदा जेल जो है यह पुणे में पड़ता है। पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता होता है। ये भी याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछता है कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द कहकर किन्होंने संबोधित किया है? यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संबोधित किया गया था, या फिर सी राजगोपालचारी जी, या सुभाष चंद्र बोस, या फिर JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी के सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष पद पर थे वह थे हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर होगा। और इन्होंने सबसे कम उम्र में जो है जो उस समय तत्कालीन में जो है सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष पद पर रहे, और इन्हीं के समय में जो है जब ये अध्यक्ष थे तो भारतीय छोड़ो आंदोलन भी चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यानी महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा कब हत्या कर दिया गया था महात्मा गांधी का? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है महात्मा गांधी का हत्या 30 जनवरी 1948 को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
सबसे सही जवाब है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में ये गांधी इरविन समझौता होता है और उसके पश्चात जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन जाते हैं। और यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन गए थे। और उससे पहले जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में या फिर उसके बाद जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, केवल कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसमें भी गांधी जी अकेले कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने गए थे। ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। देखिए अब हम लोग जो है इतिहास के प्रश्नों को कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक और आने वाले परीक्षा में बहुत ही हितकारी साबित होगा। हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील की जो स्थित है वह है राजस्थान राज्य में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि राजस्थान राज्य में जो है सांभर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। झील है और स्थित राज्य है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में, सही है। सांभर झील राजस्थान राज्य में, सही है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में, यह भी सही है। तो सही कौन नहीं है, तो हुसैन सागर झील कर्नाटक में, बिल्कुल नहीं। यह हुसैन सागर झील जो है यह हैदराबाद में है जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो अगर डी का ऑप्शन तेलंगाना होता तो सभी सही होते, अर्थात जो आंसर गलत है, गलत सुमेलित है, वह हुसैन सागर झील कर्नाटक दिया है जबकि है कहाँ, तेलंगाना में। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। यानी यह जो लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम यह कौन से राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य के ऊपर जो है ये किस राज्य के कौन से लोक नृत्य है, एक महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध है अपने चैनल पर, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं सभी राज्यों को जो है ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि किस राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है यह केरल राज्य का है, यानी ऑप्शन नंबर इसके लिए डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है, केरल राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कथकली नृत्य के रूप में किस राज्य से संबंधित है। कथकली लोक नृत्य जो है यह कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो कथकली भी जो है यह केरल राज्य का ही प्रमुख लोक नृत्य है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि लुम्बिनी जो धार्मिक स्थल है वह किन का धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी जो धार्मिक स्थल है यह जैनियों का नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लोगों का है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो पैदाइश है वह लुम्बिनी में ही हुआ था, अर्थात लुम्बिनी जो है वह बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। यानी इनमें से कौन से ऐसा अधातु है जिसके अंदर धातु जैसी चमक पाई जाती है। तो यह ग्रेफाइट में भी धातु जैसी चमक पाई जाती है और जो है ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उपयुक्त दोनों में जो है वो धातुई चमक पाई जाती है। वहीं ग्रेफाइट जो है यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। वही ग्रेफाइट जो हम लोग के पेंसिल में इस्तेमाल होता है, तो यह ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, जबकि ग्रेफाइट के अतिरिक्त कोई भी अधातु विद्युत का सुचालक नहीं है, जितना भी है सब विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो जब कभी अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात अम्ल एवं भस्म लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर जल भी जोड़ दे तो और सही है कि, लेकिन अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीले पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन सा विलयन करता है, अम्ल करता है, क्षार करता है या लवण करता है। तो
लाल लिटमस को नीले को लाल करने का जो काम है वो अम्लीय विलयन का है, और लाल लिटमस को नीला करना यह क्षारीय का है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग कि नीला लिटमस को लाल कौन करेगा, अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, वो भस्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएच का जो निर्धारण है वो किसने किया था। पीएच एक स्केल की तरह है, हम कल इस पर चर्चा किए थे। 0 से 7 तक नहीं बल्कि 14 तक इसकी वैल्यू होती है। 7 जो है यह उदासीन विलयन का होता है, 7 से कम अम्ल का होता है, 7 से अधिक जो है यह क्षारीय विलयन का होता है। इसका निर्धारण करने का जो श्रेय जाता है वो सोरेनसन को जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 34वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा। तो कोई भी उदासीन घोल अगर है तो उसका पीएच मान 7 होगा। 7 से कम है तो वह अम्ल होगा, 7 से अधिक है तो वह भस्म होगा, और जो भस्म जल में घुल जाता है उसको क्षार कहा जाता है। याद रखेंगे। तो और 7 जो है यह उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना ही वो अम्लीय होता है और ना ही वो भस्मीय होता है, इसलिए उसका पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान सिर्फ 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है 36वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वे पदार्थ जो जल कर उष्मा प्रदान करते हैं वह क्या कहलाता है। कोयला है, या फिर ज्वालक है यानी जलने, या फिर उष्मादायक है, या ईंधन है। तो जो पदार्थ जल करके उष्मा प्रदान करता है वह उष्मादायक नहीं बल्कि ईंधन कहलाता है। ईंधन जो है वो जलने के पश्चात जो है उष्मा प्रदान करता है। और किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 शर्त होना चाहिए, और उन 3 शर्त में क्या क्या है। पहला शर्त है कि वह पदार्थ ज्वलनशील हो यानी जलने लायक हो। दूसरा जो शर्त है वो ये है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति हो, और तीसरा शर्त ये है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी हो। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई पदार्थ जलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। प्राकृतिक गैस में क्या रहता है। तो प्राकृतिक गैस में जो है मुख्य रूप से जो उपलब्ध होता है वह मीथेन रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 38वां नंबर क्वेश्चन के लिए वो सबसे करेक्ट आंसर है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या उपलब्ध रहता है। तो मीथेन जो है वह उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो द्रवित किया हुआ मिश्रण है उसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखेंगे, जो गैस हम लोग के घरों में किचन में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वही हमारा एलपीजी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में इसको कहेंगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक कौन सा है। तो मुख्य घटक यानी जिससे यह बनता है एलपीजी वह है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। इस प्रकार हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न थे, हमने सभी को उत्तर को व्याख्या के सहित देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, तथा साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे बेहतर फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।